हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप BS 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी पेपर नंबर 2 का महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ आपके एग्जाम के लिए। BS 6 सेमेस्टर का जो सोशियोलॉजी का पेपर 2 है उसमें आपको लिंग और समाज पढ़ना है और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। प्लस इसी तरीके की वीडियोस आपको अभी और भी हमारे चैनल पे मिलेंगी जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली लक्ष्मी योजना पर प्रकाश डालिए। तो दो तरीके से आपका ये प्रश्न पूछ सकता है, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है या लाडली लक्ष्मी योजना पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य है एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण से सकारात्मक बदलाव लाना और शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की नींव रखना है। मतलब कि जब लड़की पैदा हो, लड़की के जन्म के प्रति जो सामाजिक दृष्टिकोण हो वो सकारात्मक हो, अच्छा हो, लड़कियों की पैदाइश पे लोग खुश हो और शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जाए जिससे लड़कियों का भविष्य अच्छा हो सके। ये एक मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंग असमानता क्या है। लिंग में असमानता। देखो, लिंग असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन चुका है और विश्व के विकासशील देशों में स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है, मतभेद किया जाता है। मतलब उस समाज में महिलाओं की जो स्थिति होती है पुरुषों से खराब होती है। पुरुष जो होते हैं उनको ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। एक ही काम के लिए लड़कियों के लिए सैलरी कम, लड़कों के लिए ज़्यादा होती है। मतलब ये सारी चीज़ें तथा उनको पुरुषों के समान राजनीति तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित भी किया जाता है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिलेगा, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जा सकता। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की। वो क्या है, लिंग असमानता है। लिंग असमानता का मतलब महिला और पुरुष के बीच में असमानताएं का मतलब विभेद करना। लैंगिक असमानता को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन तथा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्थित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर आपसे ये पूछ दे लिंग असमानता क्या है तो आप इतना याद रखिए, महिला और पुरुष के बीच में समाज के अंदर भेदभाव करना या विभेद करना कि ये काम पुरुष करें तो अच्छा है, महिलाएं जॉब नहीं कर सकती तो राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों का अधिकार ज़्यादा हो, महिलाओं का कम हो, ये सारी चीज़ें। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंगिकता से क्या आशय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लिंग के आधार पर ही लैंगिकता का निर्माण होता है। समाज में 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। देखो, मैंने आपको एक बार जेंडर एंड सेक्स में अंतर बताया था। कभी कभी आपने फॉर्म भरा होगा, देखा होगा, लिखा रहता है सेक्स, तो वहाँ पे आपको फील करना होता है महिला या पुरुष, और जहाँ पर ये लिखा होता है जेंडर तो वहाँ भी महिला और पुरुष आदमी समझता है, मतलब इंसान समझता है। लोगों को जेंडर और सेक्स में डिफरेंस नहीं पता होता। तो एक वीडियो मैंने इस पर बताई है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आप लिंग और समाज पढ़ रहे हैं। ये आपके सोशियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, समाज के अंदर तो 3 प्रकार के जेंडर पाए, पुरुष, दूसरा स्त्रीलिंग, जिसमें से 2 प्रमुख संरचना के अंग माने जाते हैं। देखो, जेंडर तो 3 पाए जाते हैं लेकिन समाज के अंदर 2 को ही महत्व दिया जाता है। पहला है पुरुष और दूसरा है स्त्रीलिंग। तीसरे को उतना महत्व नहीं दिया जाता, तो 2 ही आपको डिटेल में जानना है। देखो, यहाँ पर लिखा भी है, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा है, समाज में 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं जिसमें से 2 प्रमुख सामाजिक संरचना के अंग माने जाते हैं। पहला है पुरुष, दूसरा है स्त्री। पुरुष लिंग का मतलब है कि भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में पुरुष लिंग का विशेष महत्व माना जाता है। सामाजिक संरचना में इस जेंडर का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। पुरुष जो है कर्ता के रूप में पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि हर समाज के अंदर जो परिवार होता है उसका कर्ता कौन है, बाप होता है, पिताजी होते हैं, तथा उसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी देखा जाता है।
दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसको बहिष्कृत वर्ग भी कहते हैं। देखो, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हमेशा समाज में अधिकारों से वंचित रखा गया है और आज भी ऐसा देखने को मिलता है हमें। जेंडर के रूप में स्त्रीलिंग जो है समाज के हाशिए पर चला गया है। हाशिए पर जाने का मतलब क्या है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हर प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया है। आज भी लोगों की ऐसी सोच है कि अगर लड़की जॉब पर जाती है तो कुछ लोग कहेंगे तुम क्या करोगी जॉब करके, लड़कियां कहाँ जॉब करती हैं। लड़की अगर पढ़ना भी चाहे कुछ तो लड़कियां कहाँ पढ़ती हैं, ससुराल में जाके तो खाना ही बनाना है। मतलब ऐसी सोच अभी भी बहुत से लोगों की है। तो इसलिए लगातार ऐसी योजनाएं सरकार चलाती है जिससे लड़कियों का उत्थान हो सके, लड़कियों का भविष्य अच्छा हो सके। तो अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की जो सोच है वो डेवलप भी हो चुकी है। समाज में इसकी दोयम दर्जे की स्थिति होती है, मतलब बहुत ही बेकार। स्त्री जेंडर को आर्थिक रूप से असहाय और निर्भर तथा कमज़ोर माना जाता है। मतलब महिलाओं को हमेशा से पुरुषों ने कमज़ोर माना है। और यह सत्य भी है कि स्त्रियों के पास न तो पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण है और न ही अवसर। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी नारीवाद क्या है या सामाजिक नारीवाद क्या है। समाजवादी भी पूछ सकता है, सामाजिक भी, दोनों तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है। तो देखिए, स्त्रियों के साथ बालपन से ही भेदभाव किया जाता है, मतलब बचपन से ही। बच्चियां छोटी होती हैं, बहुत से घरों में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं पहले से, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो स्त्रियों के साथ बालपन से ही भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता, वो अच्छे से अपना विकास नहीं कर पाती। देखो, जब भी लड़कियों के साथ भेदभाव होगा कि उसी घर में उसके भाई को ज़्यादा महत्व दिया जाए उसे ना, तो वहीं से लड़कियां मायूस हो जाती हैं। कुछ भी करना भी हो, उनका ख्वाब भी हो पढ़ने का, आगे जाने का, तो वो अपना मुंह मोड़ लेती हैं, जिससे उनका समुचित रूप से विकास नहीं हो पाता। स्त्रियों के समाज में वे जिस स्थान, सम्मान और अधिकार की हकदार हैं वह उनको नहीं मिल पाता है। इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष भी करना पड़ रहा है और आज भी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष ही हो रहा है, वो स्ट्रगल ही करती हैं अपने अधिकारों के लिए। हमारी सामाजिक संरचना में स्त्रियां हमेशा हाशिए पर रही हैं, उनकी स्थिति खराब रही है और उन्हें अधिकारों से हमेशा दूर रखा गया है पुरुषों की तुलना में। वैदिक काल से ही स्त्रियों को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, पर उनकी स्थिति आज की सापेक्ष अच्छी थी। धीरे धीरे स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें पतन होता गया और उनके अधिकारों का परिसीमन भी होता गया। परंतु स्त्रियों की जो स्थिति है दयनीय करके, उनको अधिकारों से वंचित करके कोई भी राष्ट्र सभ्य बनने के स्वप्न को पूर्ण नहीं कर सकता है। अतः स्त्रियों की स्थिति के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है लिंग से। यहाँ से लिंग होता क्या है। देखो, हेडिंग डालेंगे आप अपने आंसर में लिंग। लिंग अर्थात स्त्री या पुरुष का द्योतक होता है, मतलब लिंग से पता चलता है ये महिला है या पुरुष है। लिंग भारतीय सामाजिक रचना का प्रमुख तत्व प्रारंभ से रहा है। स्त्री पुरुष के मध्य आदिम मनुष्य की सभ्यता के सोपानों पर चढ़ने के साथ साथ स्त्री और पुरुष के मध्य कार्यों का हमेशा से विभाजन किया गया है कि कमाने का काम पुरुषों का है और घर को बसाने का, घर को चलाने का घर की गृहिणी महिला है और एक अच्छी गृहिणी से ही घर अच्छा बसता है। तो हमेशा से ही पुरुष और स्त्री के कामों का विभाजन किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम कर सकता है, महिला कमा कर लाएगी, पुरुष खाना बनाएगा घर में। तो अगर कुछ घरों में ऐसा देखा भी जाए, मतलब 1000 घर में अगर 1-2 घर ऐसा भी दिखे तो लोग हंसते हैं कि मतलब बीवी की कमाई खाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्त्रियों को प्रजनन करने तथा मातृत्व के कारण बच्चों की देखरेख और घरेलू कार्यों के प्रबंध का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि बच्चे पैदा करने का काम भी महिला का है। और ये तो मान लीजिए कि नेचुरल है, और बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, घर के सारे घरेलू कामों को करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, महिला की। तो पुरुष जो है, जो आदमी है, वो बाहरी कार्य करने लगे। बाहरी कार्य का मतलब घर में राशन को लाना, कमाई करना, काम करना, जॉब करना, बिजनेस करना, व्यवसाय करना, कुछ भी करना, और मतलब सारा कुछ घर के लिए लेकर आना कमा कर। कौन करेगा, पुरुष करेगा। और ये कार्य विभाजन रूढ़ी के रूप में चला आ रहा है, जिसमें स्त्रियों को घर के भीतर की शोभा, बच्चों की देखरेख और धनोपार्जन करने का महत्वपूर्ण
निर्णयों के लिए निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों ने हमेशा अपने पास रखा। मतलब कि अगर कोई काम करना है या कुछ भी करना है, उस पर महिला अगर राय दे तो नहीं, तुम मतलब अपने विचार अपने पास रखो, हम पुरुष हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है। तो महिलाओं को इन सब चीज़ों से भी वंचित रखा गया है कि वो किसी बीच में निर्णय भी नहीं ले सकती। बट आज के टाइम में तो आप देखेंगे लड़कियां तो हवाई जहाज़ तक उड़ाने लगी हैं, पायलट तक बनने लगी हैं। इससे स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार का जन्म होने लगा। मतलब महिलाओं को हमेशा से इस नज़र से देखा जाने लगा कि तुम बस क्या करो, घर तक ही रहो, खाना पाना बनाओ, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, क्योंकि उनकी सहभागिता तथा महत्व सभी क्षेत्रों में नहीं रह गया और आर्थिक अधिकारों पर पुरुषों का एकाधिकार स्थापित हो गया। आर्थिक अधिकार का मतलब पैसों पर। हर घर में मुखिया कौन है? पिताजी हैं। पैसों पर अधिकार किसका है? पिताजी का है। ठीक है, तो वही चीज़ कि महिलाओं को आर्थिक अधिकारों से भी वंचित किया गया और आर्थिक जो अधिकार है, फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं घर के अंदर, उस पर भी अधिकार किसका है? पुरुषों का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंग असमानता की चुनौती एवं जाति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है। एक बात याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों सेक्शन आपका वीडियो से तैयार हो जाएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास है आज की वीडियो आपके एग्जाम के लिए। लिंग असमानता की दृष्टि से देखा जाए तो जाति की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस क्षेत्र में यदि देखा जाए तो सभी जातियों में लिंग असमानता व्याप्त है। हर एक जाति में असमानताएं मतलब लिंग असमानता व्याप्त होती है। हर समाज में, हर जाति के अंदर महिला और पुरुष के बीच विभेद किया जाता है उनके कारण। परंतु उच्च जातियों में अधिक दहेज प्रथा होने के कारण, दूसरा विवाह निषिद्ध मानने के कारण लिंग असमानता अधिक पाई जाती है। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं प्रारंभ से ही किसी न किसी कार्य से जुड़ी होती हैं। वे असंगठित वर्ग में अधिक कार्य करती रहती हैं। यद्यपि शैक्षिक स्तर पर उनका कम होता है, परंतु श्रमिक वर्ग के रूप में वे कार्यरत रहती हैं। श्रमिक वर्ग के रूप में वो ज़रूर कार्य करती हैं, मतलब भले ही वो शैक्षिक स्तर पर कम काम करती हों। घरेलू नौकरी के रूप में विभिन्न कारखानों में, श्रमिक वर्ग के रूप में छोटे छोटे हस्त उद्योगों के रूप में भी महिलाएं कार्य से जुड़ी रहती हैं और काम को करती हैं। इसके अतिरिक्त वे पुनर्विवाह भी सरलता से कर लेती हैं। जो निम्न जाति की महिलाएं होती हैं पुनर्विवाह भी वो आराम से कर लेती हैं, सरलता से कर लेती हैं, क्योंकि उनकी जातियों में इस बात को सम्मान से नहीं जोड़ा जाता। जबकि उच्च जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कायस्थों आदि में पुनर्विवाह कम देखे जाते हैं। मतलब कि निम्न जातियों में अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाए तो वो दूसरी शादी कर सकती है, क्योंकि निम्न जातियों में ऐसा करने पर ये नहीं कहा जाता कि मतलब उसको बुरी नज़र से नहीं देखा जाता कि अरे इसे दूसरी शादी कर ली। जबकि उच्च जातियों में ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्षत्रिय जो है समाजों में तो इसे बहुत अधिक सम्मान से जोड़ लिया गया है। देखिए आपका जो प्रश्न है लिंग असमानता की चुनौती और जाति है, तो आपने देखा कि निम्न जातियों में पुनर्विवाह को सम्मान से नहीं जोड़ा जाता, जबकि उच्च जातियों में इसे सम्मान से जोड़ लिया जाता है कि मतलब समाज में इज्जत कम होगी, उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी, तो पुनर्विवाह उच्च जातियों में नहीं देखने को मिलती हमें। और क्षत्रिय समाजों में तो अधिक भ्रूण हत्याएं भी होती हैं। जो क्षत्रिय पुरुष हैं वो अपने आप को शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं और अपने आप को राजाओं का वंशज भी मानते हैं। और ये इसीलिए इन सभी जातियों के अंदर, उच्च जातियों के अंदर जो क्षत्रिय वगैरह हैं, महिला लिंग से अधिक भेद इसमें पाया जाता है। मतलब लिंग असमानता एक चुनौती एवं जाति, मतलब उच्च जातियों में इस तरीके की असमानताएं अधिक व्याप्त हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार रखिएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कुपोषण क्या है? कुपोषण क्या है? देखिए पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण की अवस्था में या तो समुचित मात्रा में एवं गुणों के अनुसार आहार नहीं मिल पाता है। जो मतलब संतुलित आहार एकदम सही मात्रा में होना चाहिए वो नहीं मिल पाता, एकदम सही मात्रा में नहीं मिल पाता, अथवा आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण कर लिया हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी हो गया हो या ज़रूरत से कम भी हो गया हो, तो दोनों ठीक नहीं है। इतना होना चाहिए आहार संतुलित जितना हमारे बॉडी के लिए सही हो, हमारी सेहत के लिए सही हो।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि आहार का असंतुलित होना अथवा अपर्याप्त होना अथवा आवश्यकता से अधिक होना, ये सब कुपोषण की ही दशाएं होती हैं। मतलब हमारा जो भोजन है वो इतना संतुलित होना चाहिए कि जितने भी खनिज लवण हैं, जितना भी संतुलित आहार है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं, फाइबर है, जो भी हो, पानी है, ये सब हमारे भोजन में उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जितनी मात्रा में हमें नीड है। देखो हर एज के लिए ये अलग अलग होता है। अगर हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारा संतुलित आहार जो है, इसमें जो चीज़ें हैं, संतुलित आहार बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ये सब कुपोषण कहलाएगा। हाँ, एकदम ठीक मात्रा में सब कुछ इसमें अवेलेबल है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये सही है, ये संतुलित आहार है। ज़रूरत से ज़्यादा या कम, ज़्यादा है हम सोचेंगे चलो हमें जितना चाहिए हमने उससे ज़्यादा संतुलित आहार लिया तो वो भी कुपोषण की ही दशा कही जाएगी, अच्छा नहीं माना जाएगा। कुपोषण के परिणाम स्वरूप कई रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ये आप जान। प्लूरिसी, हृदय रोग, गाइटर आदि रोग सामान्य रूप से कुपोषण के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार को परिभाषित कीजिए। परिवार तो बहुत ही आसान है, आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। अब आप 6th सेमेस्टर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो परिवार लिखना आपके लिए आसान है। मैकाइवर और पेज के अनुसार इसे यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह कहा जाता है जो बच्चों को पैदा तथा उनका लालन पालन करने में सक्षम है। उनके अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है, किनके अनुसार, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह या एक ऐसा ग्रुप है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, बच्चों को पैदा करने तथा उनका पालन करने में सक्षम होता है। परिवार क्या है कि यौन संबंध के माध्यम से बच्चों को पैदा करना, उनका लालन पालन करना, उनको बड़ा करना, ये क्या है, परिवार कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति की 2 विशेषताएं लिखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाति की विशेषता आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। जाति की पहली विशेषता है कि जाति में जन्म के आधार पर ही व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण हो जाता है। मतलब आप जिस जाति में पैदा हो गए, जन्म लेते ही आपकी वो जाति हो जाती है, चाहे आप उच्च जाति में पैदा हो या निम्न जाति में पैदा हो। और जो जाति है उसको कभी बदला नहीं जा सकता, उसको बदलना असंभव है, नामुमकिन है। व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विशेष जाति में शामिल नहीं हो सकता कि वो शूद्र में पैदा हो और कहे मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये संभव नहीं है। जिस जाति में पैदा हुए वही उसकी जाति हो गई हमेशा के लिए। जन्म के आधार पर जाति में सदस्यता मिलने के कारण यह व्यक्ति की पुनर्मृत्यु प्रयत्न तक साथ रहती है। मतलब मरते टाइम तक जाति जो है उसको बदला नहीं जा सकता, अतः हम जाति को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये जाति की पहली विशेषता है। जाति की दूसरी विशेषता है कि जाति में विवाह संबंधी नियम भी रहते हैं। जिस जाति की सदस्यता हमें प्राप्त रहती है उसी जाति में हमें विवाह करना होता है। अपनी जाति से बाहर शादी भी आप नहीं कर सकते। इसी से जाति व्यवस्था को अंतर्विवाही कहते हैं। जाति व्यवस्था को अंतर्विवाही व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो जिस जाति में पैदा हो गया, पहली बात कि उस जाति को बदल नहीं सकता, मरते टाइम तक वो उसकी जाति होगी। दूसरी विशेषता ये है कि जो जिस जाति में पैदा हो गया उसको उसी जाति की महिला या पुरुष से शादी करनी है। जाति के बाहर विवाह करना जाति के नियमों का उल्लंघन है। कोई भी जाति ये परमिशन नहीं देती अपनी जाति को कि तुम किसी और जाति में शादी करो। जो जिस जाति में है उसी जाति में शादी विवाह करता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज को परिभाषित कीजिए। आपने समाज शास्त्र पढ़ा है तो आपको पता है समाज क्या है। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहले डेफिनेशन है, देखिए समाज आप विद्वानों के अनुसार ही लिख दीजिएगा, और अगर आपको कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद हो, जैसे ये सारी डेफिनेशन आपको नहीं याद हो, तो आपको इन सब शब्दों से मिलाकर अपनी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। बट याद रखिएगा किसी विद्वान का नाम मत लिखिएगा, डेफिनेशन गलत हो जाएगी। आप अर्थ या परिभाषा हेडिंग डाल के लिख डालिएगा अपने हिसाब से। पहली डेफिनेशन है थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं कि मानव समाज के अपने ही अनिरुद्ध स्वभाव के परिणाम से बचने के लिए मनुष्य ने जो साधन बनाया है उसे समाज कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है एडम स्मिथ के अनुसार। ये लिखते हैं कि मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मितव्ययिता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है।
तीसरी डेफिनेशन है गिडिंग्स के अकॉर्डिंग, ये लिखते हैं कि समाज स्वयं एक संघ होता है, एक संगठन होता है, औपचारिक संबंधों का पुंज होता है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। चौथी डेफिनेशन है राइट के अकॉर्डिंग। राइट महोदय लिखते हैं कि समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन संबंधों के संगठित रूप को समाज कहते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है या समाजीकरण का अर्थ बताइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाजीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा बालक है समाज की विधियों को सीखता है, उसी विधि को समाजीकरण कहते हैं। उन विधियों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बालक से वो चीज़ों को सीखते सीखते मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है। समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार सामाजिक अंतःक्रिया होती है। इससे यह भी पता चलता है, यह भी ज्ञात होता है कि समाज में व्यक्ति के समंजन की कुछ दशाएं निर्धारित हैं। इन दशाओं का निर्धारण समाज स्वयं करता रहता है। समाज व्यक्तियों को एक सक्रिय सदस्य बनाता है ताकि वह समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों का व्यवहार के प्रतिमानों के अनुसार पालन कर सके। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समाजीकरण की विशेषताएं क्या है। ये प्रश्न आपसे लॉन्ग में एक में भी पूछ सकता है कि समाजीकरण का अर्थ लिखते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए, तो अलग अलग भी पूछ सकता है, तो आप इसको तैयार रखिएगा। समाजीकरण की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि समाजीकरण सीख की एक प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो चीज़ों को सीख कर पैदा नहीं होता, वो समाज में रहते रहते देखते देखते हर एक चीज़ को सीखता है। तो सीखने की एक प्रक्रिया है समाजीकरण। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह सीख सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक मूल्यों की ही होती है। इसकी तीसरी विशेषता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सांस्कृतिक विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होती रहती हैं। बच्चे जब समाज में पैदा होते हैं वो चीज़ों को सीख कर पैदा नहीं होते, ये बात मैंने आपको बताई है। तो उसके पूर्वज क्या करके गए, उसके पूर्वज के क्या रीति रिवाज थे, क्या व्यवहार थे, किस हिसाब से वो जीवन गुजारते थे, क्या वो व्यवसाय करते थे, जब उनकी नई पीढ़ी आती है तो वो चीज़ें समाज में रहकर देखते देखते उन चीज़ों को सीख जाती है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया होने के साथ साथ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक पीढ़ी की जो चीज़ें हैं, एक पीढ़ी की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो उनकी अन्य पीढ़ियों तक पहुंचती रहती है। तो ये सब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं समाजीकरण की। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये है कि देखो, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। बालक बचपन से चीज़ों को सीखता है और अपने व्यक्तित्व में उसको शामिल करता है। तो परिवार भी कहीं ना कहीं एक समाजीकरण के अभिकरण का एक रूप है। परिवार में भी रहकर बच्चा चीज़ों को सीखता है। वहीं यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तो हेडिंग डाल लेंगे समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका। देखो, बालक की समाजीकरण करने वाली प्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था उसका परिवार होता है। बच्चा पैदा होते ही समाज में जाके खेलता कूदता नहीं है, स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, वो पहले घर में अपनी चीज़ों को देखकर सीखना शुरू करता है। परिवार में ही बच्चों का जन्म होता है और सबसे पहले वह माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार के सदस्य ही बालक के समाजीकरण में अपना प्रथम तथा अस्थायी योगदान प्रदान करते हैं। घर वाले ही सिखाते हैं, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन हो, चाची चाचा हो, दादी दादा हो, वही सिखाते हैं। परिवार के सदस्यों का परस्पर सहयोग और प्रेम भाव बालक को ही समाजीकरण के लिए प्रेरित करता है। घर में अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो वही चीज़ें सीखेगा। कहते हैं ना, बच्चे तो मासूम होते हैं, जो देखते हैं वो करते हैं। तो इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है ताकि बच्चा बचपन से जो चीज़ें देखे बड़ा होकर वो उसी को अपनाए और अपने नैतिकता में, अपने व्यवहार में उन चीज़ों को वो शामिल करे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा कि समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पहली संस्था परिवार ही है जिसमें बच्चा चीज़ों को सीखता है।
आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मतलब कौन कौन से वो कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु पर्यंत अथवा आजीवन बिना रुके चलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है और मनुष्य ऐसा नहीं है कि पढ़ना शुरू किया, बड़ा हुआ और सीख लिया, बस अब सीखने की वक्त ख़त्म। इंसान मरते टाइम तक चीज़ों को सीखता है। कहा जाता है ना कि शिक्षा कभी बूढ़ी नहीं होती, पढ़ाई कभी बूढ़ी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, मगर पढ़ाई बूढ़ी नहीं होती। अगर आप जीवन भर पढ़ते गए तो आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, आप पढ़ते जाएंगे। वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में लगातार चीज़ों को सीखता है और ये बिना रुके आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है समाजीकरण की। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता है। इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है सामाजिक तथा मानसिक विकास भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तीसरा है परिवार, चौथा है संवेगात्मक विकास, पांचवा है पालन पोषण, छठा है आर्थिक स्थिति, सातवां है विद्यालय। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग परिप्रेक्ष्य क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेंगे आप, इसको नोट कर लीजिए। लिंग परिप्रेक्ष्य का अर्थ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लोगों के अवसरों, सामाजिक भूमिकाओं और अंतःक्रियाओं पर लिंग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मतलब लिंग का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों की नीति, कार्यक्रम और परियोजना लक्ष्यों का सफल कार्यान्वयन सीधे लिंग के प्रभाव से ही प्रभावित होता है और बदले में सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वो भी उसको प्रभावित करता है। लिंग व्यक्तियों और समाजों के आर्थिक, सामाजिक, दैनिक और निजी जीवन के हर पहलू और समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं को दी गई विभिन्न भूमिकाओं का एक अभिन्न अंग होता है, जिसको लिंग परिप्रेक्ष्य कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है। उदारवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार रखना है। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित होता है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों सहित पूंजीवादी यानी मुक्त बाजार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। कौन? उदारवाद। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारीवाद दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारीवाद दृष्टिकोण एकदम रट करके आपको जाना है। देखिए, नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श के रूप में प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए पुरुषों के हिसाब से। मतलब देखिए, महिलाओं की स्थिति को हमेशा उठाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाती है, कोई ना कोई कार्य हमेशा चलता रहता है ताकि समाज के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है उसको भी अच्छा किया जा सके, मनुष्य मतलब पुरुषों के बराबर लाया जा सके और उसकी गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और उनके जैविक आधार पर न होकर उनके व्यक्ति रूप में होनी चाहिए। नारीवाद एक विमर्श के रूप में विभिन्न सिद्धांतों का अनुसरण करता है जो विकसित होती है, सामाजिक सोच से जुड़े होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको तैयार रखना है इसका। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पितृत्व से आप क्या समझते हैं या प्रतिसत्तात्मकता की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये हर साल आते रहते हैं परीक्षा में। देखिए, प्रतिसत्तात्मकता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से होता है जहाँ पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती है। मतलब प्रतिसत्तात्मकता, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, पितृसत्तात्मकता। अच्छा देखो, हर घर का मुखिया या कर्ता पिता होता है क्योंकि पिता बड़े होते हैं और हर चीज़ पर फैसला उन्हीं का होता है और परिवार के हर सदस्य उनकी बात मानते हैं। जब पिता के बाद उनका बेटा बड़ा होता है तो उनकी जगह उनका बेटा लेता है, फिर उनके बेटा पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी जगह लेते हैं। इस तरीके से समाज की संरचना बनी रहती है। तो प्रतिसत्तात्मकता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहाँ पिता के बाद पिता की जो सत्ता है या घर का मुखिया है उसका पुत्र बनता है, उसका बेटा होता है। पितृसत्तात्मकता में पिता के पश्चात पुत्र के पास अधिकारों का हस्तांतरण होता है, ना कि पुत्री के पास। हर जगह पे हम यही चीज़ देखते हैं, पिता के बाद वहाँ पे कौन होता है, बेटा। लेकिन बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है
जहाँ मातृसत्तात्मकता चलता है और माता वहाँ की मुखिया होती है और माता के बाद सारे अधिकार उनकी बेटियों को ट्रांसफ़र होते हैं। पितृसत्तात्मकता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है पुत्र का इसमें महत्व होता है, तभी तो पुत्रों को पिता की सारी अधिकार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरी विशेषता है पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज का मतलब उस समाज के अंदर महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा जाता है और पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि पुरुषों के अधिक विस्तृत होते हैं। उसके बाद अगला है शक्ति तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है, ना कि पुत्री की ओर। पांचवी विशेषता है कि पितृसत्तात्मकता समाज में निर्णय शक्ति पुरुषों में ही निहित होती है, मतलब कि कोई भी आपको फैसला लेना है कौन लेगा, पुरुष लेगा। छठी इसकी विशेषता है, देखिए कि पितृसत्तात्मकता में विवाह के पश्चात आने वाली स्त्रियां पति और पुत्र तथा अविवाहित बालिकाएं पिता तथा भाई के संरक्षण में रहती हैं। मतलब कि शादी के बाद जो स्त्रियां आती हैं वो अपने पति के बाद अपने बेटा के संरक्षण में, और जो अविवाहित बालिकाएं होती हैं वो जब शादी नहीं होती तो पिता और भाई ही उनकी देख रेख करते हैं, शादी के बाद उनके हस्बैंड करते हैं। सातवीं विशेषता है कि स्त्री के पास संपत्ति तथा उत्तराधिकार संबंधी अधिकार नहीं होते। सब अधिकार किसको होते हैं, पुरुषों को। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। देखिए महिला और पुरुषों के बीच में श्रम विभाजन, उनके कार्यों का बंटवारा होता है। इसके 2 कारण क्या हैं, तो पहला कारण है सामाजिक, दूसरा कारण है शारीरिक। सामाजिक कारण क्या है कि समाज में ये शुरू से माना गया है कि महिला को घर का काम और पुरुषों का बाह्य काम करना चाहिए, मतलब घर संभालना, बच्चों को देख रेख करना, बच्चों को पालना पोसना, खाना बनाना महिलाओं का काम, और बाहर के सारे जो काम हैं कमाई करना, काम करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, जॉब करना, घर के लिए राशन लाना और हर एक चीज़ की ज़रूरत को पूरा करना किसका काम है, पुरुष का काम है। तो ये सामाजिक कारण है। शारीरिक क्षमता दूसरा है, लोगों का ये मानना है कि महिला दुर्बल है, महिला कमज़ोर है और उसे केवल गृह कार्य ही करना चाहिए। पुरुष क्या है, शक्तिशाली है, महान है, उसे बाहर का काम करना चाहिए। चलिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या मतलब है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब ऐसा माना जाता है कि कुछ कार्य महिलाओं के लिए और कुछ पुरुषों के लिए ही बने हैं तो ऐसी स्थिति में उसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। देखो बहुत सारे काम ऐसे हैं आज भी जो कि हमेशा से ये माना गया है कि ये काम महिलाओं के लिए है और ये महिलाएं करेंगी, पुरुष करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। जो काम पुरुषों के हैं महिलाएं करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको श्रम के लैंगिक विभाजन कहा जाता है, श्रम का लैंगिक विभाजन। अगला है प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास अंग्रेजी शब्द माइग्रेशन का हिंदी रूपांतर है जिसका शाब्दिक अर्थ है देशांतर, निवास। प्रवास का अर्थ है एक मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना या पलायन करना। यहाँ वह अस्थाई, देखिए यहाँ वहाँ अस्थाई और पर निवास करना और अपने मूल स्थान से संपर्क बनाए रखना तथा कभी कभी आते जाते रहना प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना और वहाँ अस्थाई और पर निवास करना और अपने मूल स्थान से संपर्क बनाए रखना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देशांतर की परिभाषा क्या है, या देशांतर को डिफाइन कीजिए। देशांतर से आप क्या समझते हैं, मतलब प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। देशांतर अथवा प्रवसन की परिभाषा, अच्छा देखो देशांतर की जगह एक और वर्ड यूज़ होता है प्रवसन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी पूछ दे शब्द देकर, यहाँ पे देखो लिखा है ना देशांतर अथवा प्रवसन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार डेफिनेशन है सामान्य रूप से जन्म स्थल अथवा प्रस्थान से गंतव्य स्थान अथवा पहुँचने के स्थान तक होने वाले आवास में परिवर्तन से युक्त एक भौगोलिक इकाई से द्वितीय भौगोलिक इकाई के मध्य होने वाली भौगोलिक गतिशीलता अथवा स्थानिक गतिशीलता के स्वरूप को स्थानांतरण कहते हैं। इस परिभाषा में स्थानांतरण से अभिप्राय
मानव अपने आवास से अस्थायी रूप से विलग होना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवास में लिंग क्या है? प्रवासन एक लिंग आधारित प्रक्रिया है और महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। यह श्रम के वैश्विक यौन विभाजन में उलझा हुआ होता है, जिसमें घरेलू और देखभाल कार्य जैसे विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में महिला प्रवासी श्रमिकों की मांग होती है। मतलब जो काम ऐसे हैं जिसमें घरेलू और देखभाल कार्य करना हो और सेवा का जो क्षेत्र हो, इसमें महिला श्रमिक की ही मांग होती है और महिलाएं ही उसमें काम करती हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला प्रवास का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला प्रवास के पीछे सबसे बड़ा विवाह है। महिला प्रवास के पीछे सबसे बड़ा विवाह है, खासकर जब प्रवास राज्य के भीतर हो। कुल प्रवासियों में से 66% विवाह के कारण चले गए। इसमें से 97% महिलाएं थीं। भारत में 20.58 करोड़ महिलाएं शादी के लिए पलायन कर गई। मतलब शादी होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। वही कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि शादी ही सबसे बड़ा कारण है महिला प्रवास का। तो आप इसको तैयार रखिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि आपके सिलेबस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। और इस तरीके की कई सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो आप विजिट कीजिए, देखिए। पेपर 1, पेपर 2 सोशियोलॉजी दोनों की आपको मॉडल पेपर की वीडियोस क्लास से सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं।